नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की अपवाह प्रणाली। ठीक है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला को भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ठीक है, प्रधान जल विभाजक रेखा से तात्पर्य है कि अरावली पर्वतमाला भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जो नदियां बहती है वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदियां गिरती है वह अपना जल कहाँ पे गिराती है? अरब सागर में गिराती है। देखिए किस प्रकार से, जब हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो भारत के पश्चिमी भाग में है अरब सागर और पूर्वी भाग में है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी और यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत है और 3 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान तथा हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में इसका विस्तार है। तो अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ठीक है, इस अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं वह अपना जल कहाँ पे गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, जबकि इसके पश्चिम में जो नदियां बहती हैं वह अपना जल कहाँ पे गिराती हैं? कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी अथवा अरब सागर में गिराती हैं। इस कारण अरावली पर्वतमाला को भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि प्रधान जल विभाजक रेखा क्या होती है? कि इस अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जितनी भी नदियां बहती है वह अपना जल किधर गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती है वह अपना जल कहाँ पे गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अपवाह प्रणाली को भी 2 भागों में विभाजित करती है। एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो जब हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली की बात करते हैं तो राजस्थान की अपवाह प्रणाली को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एक, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, दूसरा है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तीसरा भाग है आंतरिक प्रवाह की नदियां। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां अपना जल गिराती हैं उन्हें कहा जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। और तीसरा प्रकार है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियों से तात्पर्य है वे नदियां जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है अथवा जो अपने मार्ग में ही सूख जाती हैं अथवा लुप्त हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह में ध्यान दीजिएगा, पहली चीज, नदियां मार्ग में ही सूख जाती है अथवा लुप्त
हो जाती है। ठीक है, और दूसरा, समुद्र तक जल नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो आराम से समझिए कि आंतरिक प्रवाह की नदियां क्या होती है? वे नदियां जो अपने मार्ग में ही सूख जाती हैं अथवा लुप्त हो जाती है, या फिर जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की अपवाह प्रणाली को प्रमुख रूप से हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां तथा आंतरिक प्रवाह की नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां राजस्थान के कुल अपवाह का लगभग 22% भाग रखती है। ठीक है, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 22% किसके अंतर्गत आता है? बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत आता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां लगभग 17.8% भाग रखती हैं। ठीक है, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना? लगभग 17.8% भाग किसके अंतर्गत आता है? अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत आता है। और आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत आता है लगभग 60.2% भाग। सर्वाधिक भाग किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है। और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपको यह डेटा याद रखना होगा कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना? 22% भाग आता है, जबकि अरब सागर में कितना? 17.8%, और आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत कितना आता है? 60.2% भाग आता है। ठीक है, इसके पश्चात हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, जब हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली की बात कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, राज्य की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल, जिसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। जबकि पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी अब कौन सी हो जाएगी? बनास, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है अथवा बनास है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? चंबल। और अगर यह शब्द लिखा हो पूर्ण बहाव अथवा राज्य में बहने वाली, ठीक है, पूर्ण बहाव का मतलब होता है कि जिस नदी का उद्गम भी राजस्थान में हुआ है और जिस नदी का समापन भी कहां पर हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। मतलब पूरी की पूरी किस में बह रही है? राजस्थान में बह रही है। तो पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी। जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? चंबल हो जाती है। चंबल का उद्गम कहां पे होता है? जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में होता है। तो राज्य की सबसे लंबी नदी है चंबल, और पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि जो चंबल नदी है वह राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल है। जबकि बनास नदी क्या है? इसका
जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। बनास का क्या जल ग्रहण क्षेत्र क्या है सर्वाधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र से तात्पर्य है कितने क्षेत्र से नदी में जल की आवक होती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है बनास नदी का है। और सर्वाधिक सतही जल नदी में जल की मात्रा के आधार पर सर्वाधिक सतही जल किसमें है चंबल नदी में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट फैक्ट में तो हमने याद कर लिया कि सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है चंबल है और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किसका है बनास का है। लेकिन हमसे नदियों का क्रम भी पूछा जा सकता है कि राज्य की सर्वाधिक सतही जल वाली नदियों का सही क्रम क्या है या फिर जल ग्रहण क्षेत्र की क्षेत्रफल के आधार पे नदियों का क्रम क्या है। तो हमें कुछ नदियां ज्यादा नहीं लेकिन तीन चार तो हमें याद रखनी ही होगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पे क्रम, ठीक है, किसके आधार पे जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदियों का क्रम। तो जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदियों के क्रम की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले आ जाएगा बनास। ठीक है, बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है लगभग 27.48%। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा कि बनास का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो क्षेत्रफल का कितना है राज्य के लगभग 27.48%। पहली बनास, दूसरी लूणी, तीसरी चंबल तथा चौथी माही। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर नदियों का सही क्रम क्या है पहले नंबर पे आ जाएगी बनास, दूसरे नंबर पे आ जाएगी लूणी, फिर चंबल और चौथे नंबर पे कौन सी आ जाएगी माही। ठीक है, जब हम सतही जल के आधार पे क्रम बात कर रहे हैं सतही जल के आधार पर नदियों का क्रम। ठीक है, तो सतही जल के आधार पर नदियों के क्रम की बात करें तो सतही जल सर्वाधिक किस नदी में पढ़ा हमने चंबल नदी में। चंबल नदी में सर्वाधिक सतही जल पाया जाता है। दूसरे नंबर पे बनास, तीसरी माही और चौथी कौन सी आ जाएगी आपकी लूणी नदी। तो सतही जल के आधार पे नदियों का क्रम क्या है चंबल, बनास, माही तथा लूणी। और जब हम जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पे नदियों के क्रम की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है बनास का, फिर लूणी का, फिर चंबल का और चौथा किसका आ जाता है माही का। अब हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा चंबल कौमा बनास तथा लूणी तीन नदियां कौन कौन सी चंबल, बनास तथा लूणी सर्वाधिक 6 जिलों से प्रवाहित होती है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ा हमने कि चंबल, बनास तथा लूणी ये तीन नदियां ऐसी हैं जो सर्वाधिक 6 जिलों से प्रवाहित होती है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे चंबल नदी तो हम पढ़ेंगे कि चंबल नदी भी 6 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा
धौलपुर। जब हम बनास की बात करेंगे तो बनास नदी भी 6 जिलों से प्रवाहित होगी। कौन कौन से? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक तथा सवाई माधोपुर। और लूनी नदी भी कितने जिलों से? 6 जिलों से प्रवाहित होगी। ठीक है, तो राज्य में केवल 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? चंबल, बनास, लूनी। ये 3 नदियां ही ऐसी हैं जो सर्वाधिक कितने कितने जिलों से प्रवाहित होती है? 6 जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि राज्य में केवल चंबल एवं माही, कौन कौन सी? चंबल एवं माही, केवल 2 ही नदियां ऐसी हैं जो वर्ष भर प्रवाहित होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? 12मासी नदियां कहा जाता है। 12मासी नदियों से तात्पर्य क्या है कि वह नदियां जो वर्ष के 12 महीने प्रवाहित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? 12मासी नदियां कहा जाता है। तो राजस्थान में केवल 2 नदियां, कौन कौन सी? चंबल और माही, 2 ही नदियां ऐसी है जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। बाकी नदियां क्या होती है? मौसम के आधार पर ग्रीष्म ऋतु में इनमें पानी क्या हो जाता है? सूख जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में 2 जिले बीकानेर और चूरू। ठीक है, कौन कौन से? बीकानेर और चूरू। राजस्थान में केवल 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल 2 जिले, कौन कौन से? बीकानेर और चूरू ऐसे हैं जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। यह प्रश्न भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन कौन से हैं? बीकानेर और चूरू। राजस्थान में 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियां चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले में प्रवाहित होती है? चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, जिला पूछा जाए आपसे तो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। और संभाग की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले में प्रवाहित होती है? चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है। जबकि राज्य में सर्वाधिक नदियां किस संभाग में प्रवाहित होती है? तो कोटा संभाग में प्रवाहित होती हैं। जब हम नदियों के उद्गम की बात करते हैं तो एक प्रश्न है जो पूछा गया है, उद्गम की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर संभाग से माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस संभाग से माना जाता है? उदयपुर संभाग से माना जाता है। सर्वाधिक नदियां किस संभाग में बहती है? कोटा संभाग में। और सर्वाधिक नदियां किस जिले में प्रवाहित होती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। और 12मासी नदियां कौन कौन सी है? चंबल तथा माही। केवल 2 ही नदियां ऐसी है जो क्या है? 12मासी नदियां कहलाती है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम क्या करेंगे कि राजस्थान की अपवाह प्रणाली को हमने 3 भागों में विभाजित किया। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो तीनों को अलग अलग नदियां पढ़ेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें यह देखना है
कि परीक्षा में प्रश्न किन किन बिंदुओं से पूछे जाते हैं, अथवा नदियों वाला जो चैप्टर है उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जब हम नदियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जहां से प्रश्न बनता है कि नदी का प्रचलित नाम। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि नदियों वाले चैप्टर में से कहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो नदी का प्रचलित नाम। प्रचलित नाम से तात्पर्य है कि नदी और किस नाम से जानी जाती है। जैसे अगर हम बात करें बनास, बनास को वन की आशा भी कहा जाता है। ठीक है, वर्णाशा भी कहा जाता है। चंबल नदी को चर्मण्यवती भी कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लूणी नदी को क्या कहा जाता है, लवण्यवती भी कहा जाता है। तो जब हम नदियों की बात करें तो किसी भी नदी का अगर कोई प्रचलित नाम है तो हमें वो याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके पश्चात नदी का उद्गम। ठीक है, उद्गम से तात्पर्य है नदी कहां से प्रारंभ होती है। तो हमें क्या याद रखना है, नदी का उद्गम। जैसे बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, या फिर हमसे क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ नदियों का नाम दे देते हैं, एक तरफ उनके उद्गम क्षेत्र दे देते हैं। तो आपसे कहते हैं कि कौन सा सुमेलित है अथवा कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर इनको क्रम मिलाना होता है हमें कि इसका उद्गम क्षेत्र ये है, इसका उद्गम ये है। तो हमें नदियों के उद्गम क्षेत्र पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नदी का उद्गम क्षेत्र राज्य से बाहर है तो हमें याद रखना होगा तीसरी चीज, नदी का राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है। यदि नदी का उद्गम राजस्थान से बाहर हो रहा है तो कहीं से वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। ठीक है, जैसे माही नदी कहां से प्रवेश करती है, खादू ग्राम बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यहां से प्रश्न बनते हैं। इसके पश्चात नदी की कुल लंबाई। कुल लंबाई से तात्पर्य है जहां से नदी का उद्गम होता है और वह जहां पे समाप्त होती है, तो बीच में कितनी दूरी तक नदी प्रवाहित होती है उसे क्या कहा जाता है, कुल लंबाई कहा जाता है। जैसे हम बनास की बात करें तो 480 किलोमीटर है, चंबल की बात करें तो 965 किलोमीटर है। ठीक है, अगर नदी का उद्गम राज्य से बाहर हो रहा है तो अगली चीज हमें ध्यान रखनी है, राजस्थान में लंबाई। ठीक है, नदी की कुल लंबाई अलग होगी और राजस्थान में कितनी बहती है वो अलग होगी। जैसे चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी पढ़ेंगे हम, 135 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा नदी पर बनाए गए बांध। ठीक है, बांध याद रखने हैं आपको कि किस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है और कहां पर बनाया गया है। ठीक है, जैसे चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ठीक है, बिलसलपुर बांध बनास नदी पे बनाया गया है, मेजा बांध मेजा नदी पे बनाया गया, वो कोठारी नदी पे बनाया गया है भीलवाड़ा में, और माही बजाज सागर बांध बनाया गया है माही नदी पर बांसवाड़ा में। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि किस नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है और कहां पे बनाया गया है। ठीक है, इसके पश्चात त्रिवेणी संगम। ठीक है,
त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम से तात्पर्य है जहां पर तीन नदियां आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम के बारे में हम बात करेंगे तो बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, जैसे बनास नदी सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर घाट नामक स्थान पे चंबल से मिलती है, और तीसरी नदी कौन सी आके मिल जाती है, सीप नदी आकर मिल जाती है। तो जहां पर तीन नदियां आपस में आकर मिलती है उसे क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात से तात्पर्य होता है जहां पर नदी का जल ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है उसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे कचूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और कौन सी नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि किस नदी पे कौन सा जलप्रपात है और किस जिले अथवा स्थान पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा सहायक नदियां। ठीक है, किसी भी मुख्य नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियों से क्या तात्पर्य होता है, वे नदियां जो अपना जल किसी मुख्य नदी में गिराती है उसे क्या कहा जाता है, सहायक नदियां कहा जाता है। जैसे बनास नदी अपना जल किस में गिराती है, चंबल में गिराती है, तो बनास किसकी सहायक नदी हो गई, चंबल की सहायक हो गई। चंबल नदी अपना जल यमुना में गिराती है तो चंबल किसकी सहायक नदी हो गई, यमुना की सहायक नदी हो गई। और यमुना नदी अपना जल किस में गिराती है, गंगा में गिराती है, तो गंगा की सहायक कौन सी हो गई, यमुना। यमुना की सहायक हमने क्या पढ़ा, चंबल। चंबल की सहायक कौन सी है, बनास। बनास की सहायक की बात करेंगे हम, बेडच। तो मुख्य नदी में अपना जल गिराने वाली नदियों को क्या कहा जाता है, सहायक नदियां कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी नदी की बात करेंगे हम तो उसकी प्रमुख प्रमुख सहायक नदियों के नाम हमें याद होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र से तात्पर्य होता है कि कोई नदी कितने जिलों में बहती है और कौन कौन से जिलों में बहती है। जैसे हम बात करें चंबल नदी, तो चंबल नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले से होकर चंबल नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या याद होना चाहिए कि किस किस जिले में प्रवाहित होती है, तभी तो हम ये बता पाएंगे कि इस जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जैसे बनास नदी की बात करें हम तो बनास नदी भी 6 जिलों से होकर प्रवाहित होती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो प्रवाह क्षेत्र से तात्पर्य है कि नदी किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा लास्ट में है समापन। ठीक है, समापन अथवा अंतिम बिंदु। ठीक है, समापन से तात्पर्य है नदी लास्ट में, अंत में अपना जल कहां पर गिराती है। जैसे चंबल नदी की बात करेंगे हम तो चंबल नदी के बारे में हम पढ़ेंगे कि चंबल नदी कहां पर, इटावा उत्तर प्रदेश में अपना जल किस में गिराती है, यमुना में गिराती है। बनास नदी अपना जल सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर घाट नामक स्थान पर चंबल नदी में गिराती है। तो इन बिंदुओं को हमें याद रखना है। कहां से प्रश्न बनते हैं नदियों के बारे में, का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है, उद्गम कहां से होता है, राजस्थान में प्रवेश कहां से कर रही है, नदी की कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई कितनी है, बांध बनाए गए हैं तो कहां कहां पे कौन कौन से बनाए गए हैं, त्रिवेणी संगम कहां पर स्थित है, ठीक है, जलप्रपात है तो कौन सा है और कहां पर है, सहायक नदियां, प्रवाह क्षेत्र तथा अंतिम बिंदु अथवा समापन बिंदु। तो इन 11 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान की अपवाह प्रणाली को पढ़ेंगे। ठीक है, तो
अब हम चालू करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, चंबल नदी के बारे में चर्चा करेंगे। चंबल नदी के बारे में हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि चंबल नदी को प्रचलित नाम की बात करें, चंबल नदी के प्रचलित नाम, तो चंबल नदी को किस किस नाम से जाना जाता है, चर्मण्यवती, ठीक है, चर्मण्यवती के नाम से जाना जाता है। और इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। चंबल नदी के प्रचलित नाम की बात करें तो चंबल नदी के प्रचलित नाम कौन कौन से हैं, कैसे चर्मण्यवती तथा राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। जब हम इसके उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, जनापाओ की पहाड़ियां, महू जनपद में, कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश, ठीक है। जनापाओ की पहाड़ियां महू मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो जनापाओ की पहाड़ियां हैं यह विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, ठीक है। जनापाओ की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश में स्थित है वह किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। तो इसका उद्गम कहां से होता है, जनापाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, ठीक है। जब राजस्थान से बाहर इसका उद्गम हो रहा है तो राजस्थान में ये प्रवेश कहां से करेगी, तो अगला बिंदु आ जाता है राजस्थान में प्रवेश, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश करती है यह चौरासीगढ़, और चौरासीगढ़ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से क्या करती है, यह प्रवेश करती है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे हैं कि चंबल नदी के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इनको मैप के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से चंबल नदी राजस्थान में बहती है और ये तथ्य की जो विशेषताएं हैं ये किस प्रकार से वहां पर लागू होती हैं। तो चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ, जनापाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। राजस्थान से बाहर उद्गम हो रहा है तो राजस्थान में प्रवेश भी करेगी, तो प्रवेश कहां से करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। किन्हीं पुस्तकों में आपको 966 भी मिल सकती है, लेकिन 965 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है और यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, कितनी है इसकी लंबाई, 965 अथवा 966 किलोमीटर। चूंकि इसका उद्गम राजस्थान से क्या हुआ है, बाहर मध्य प्रदेश से हुआ है, इसलिए इसकी राजस्थान में लंबाई, ठीक है, इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर। ये ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करें कि चंबल नदी का राज्य में प्रवाह क्षेत्र,
कि चंबल नदी राजस्थान में किन किन जिलों से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो चंबल नदी राजस्थान में 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और छठा है धौलपुर। ठीक है, तो चंबल नदी राजस्थान में 6 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राज्य में प्रवेश कहां से किया था? चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ नामक स्थान से क्या किया था? इसने राजस्थान में प्रवेश किया था। उसके पश्चात कोटा में बहती है, फिर बूंदी से सीमा लगाते हुए सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती है और फिर कहां पे चली जाती है? उत्तर प्रदेश में चली जाती है और इटावा में मुरादगंज नामक स्थान पे किससे? यमुना से मिल जाती है। तो राजस्थान में कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में प्रवाहित होती है। जब हम इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो अगली चीज क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में पहली है बामनी नदी। ठीक है, पहली नदी कौन सी है? बामनी नदी। यह बामनी नदी भैंसरोडगढ़, कौन से जिलों में? चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोड नामक स्थान पे किससे मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है, इन्हें जब हम पढ़ेंगे आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रख रहे हैं केवल प्रमुख सहायक नदियां। तो प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी है? बामनी नदी। बामनी नदी कहां पर? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल से मिल जाती है। दूसरी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी नोनेरा, कौन से जिले में? कोटा जिले में नोनेरा नामक स्थान से क्या हो जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है, इधर जो हम नाम लिख रहे हैं वो क्या है? समापन बिंदु है जहां पर ये सहायक नदी चंबल में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा पार्वती नदी। पार्वती नदी पलिया, कहां पर? सवाई माधोपुर। ठीक है, कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी से मिल जाती है। और अगली है बनास नदी। बनास नदी रामेश्वर घाट, ये कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील में रामेश्वर घाट नामक स्थान पे बनास नदी किससे मिल जाती है? चंबल नदी से मिल जाती है। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी आ जाती है? बामनी, काली सिंध, पार्वती और बनास। बामनी नदी कहां पर? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। जबकि काली सिंध नदी किससे मिलती है? नोनेरा नामक स्थान पर कोटा में मिल जाती है चंबल से। पार्वती नदी पलिया सवाई माधोपुर में किससे मिलती है? चंबल से मिलती है। और बनास नदी रामेश्वर घाट नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में चंबल नदी से मिल जाती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो जलप्रपात। ठीक है, जल
प्रपात। तो जलप्रपात की बात करें तो चंबल नदी भैंसरोडगढ़ के निकट एक जलप्रपात बनाती है। कौन सा? चूलिया जल प्रपात। और इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। और यह चूलिया जलप्रपात राज्य का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। ये ध्यान देना आप, ये सवाल कई बार पूछा गया है। पहली चीज, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। कितनी ऊंचाई है? 18 मीटर ऊंचाई है। और यह राज्य का क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके पश्चात बात करें हम चंबल नदी के प्रमुख बांध। ठीक है, तो चंबल नदी पर प्रमुख रूप से 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए हैं। कौन सा? पहला गांधी सागर बांध। ठीक है, कहां पे बनाया गया है? मंदसौर। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में बनाया गया है। कौन सा? गांधी सागर बांध। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध कहां पे बनाया गया है? रावतभाटा। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। तीसरा है जवाहर सागर बांध। कहां पर? कोटा। और चौथा है कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज कहां पे बनाया गया है? कोटा जिले में बनाया गया है। तो चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज कहां पे बनाया गया है? कोटा में। इन बांधों के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ें तो हम इसके बारे में पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर चंबल नदी घाटी परियोजना नाम से आपको लिंक मिल जाएगा, और उसमें हमने इनके बारे में विस्तार से चर्चा की है कि कहां पर जल विद्युत का उत्पादन होता है, कहां पे नहीं होता है, कहां पे किसका निर्माण कब हुआ और कितना जल विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम बात करें चंबल नदी की अन्य विशेषताओं की, तो चंबल नदी का जो पाट हो, ठीक है, पाट से तात्पर्य क्या होता है? मान लीजिए चंबल नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो पाट, ये जो 2 किनारे होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। तो चंबल नदी के पाट की सर्वाधिक चौड़ाई केशोराय पाटन। ठीक है, केशोराय पाटन कौन से जिले में है? बूंदी जिले में है। ठीक है, तो बूंदी जिले के केशोराय पाटन नामक स्थान पे इसकी पाट की चौड़ाई क्या हो जाती है? सर्वाधिक हो जाती है। चंबल नदी के पाट की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे पाई जाती है? तो कहाँ पे पाई जाती है? बूंदी जिले के केशोराय पाटन नामक स्थान पर पाई जाती है। इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान दीजिएगा कि चंबल नदी राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जो प्राकृतिक अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। प्राकृतिक तो नदी है तो सीमा अपने आप ही प्राकृतिक हो गई। तो चंबल नदी राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का
निर्धारण करती है। किस किस के मध्य? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य क्या करती है? यह सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। कहाँ से लेके कहाँ तक? तो पलिया, ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के पलिया से लेकर पिनाहट, ये कहाँ पर है? धौलपुर जिले में के मध्य क्या करती है? यह अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, लगभग 241 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? लगभग 241 किलोमीटर। कहां से लेके कहां तक निर्धारण करती है? तो पलिया सवाई माधोपुर से लेकर पिनाहट धौलपुर के मध्य ये क्या करती है? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। कौन कौन से राज्यों के मध्य? राजस्थान की सीमा को किससे पृथक करती है? मध्य प्रदेश राज्य से पृथक करती है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन, ठीक है, चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन के लिए भी क्या है? कुख्यात है। इसके द्वारा जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति। इंग्लिश में इसको कहा जाता है द बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, चंबल नदी अपनी अवनालिका अपर्दन के द्वारा निर्मित उत्खात स्थलाकृतियों के लिए क्या है? कुख्यात है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? बैडलैंड टोपोग्राफी। उत्खात स्थलाकृतियों से तात्पर्य है कि चंबल नदी ने अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों को उखाड़कर गहरी गहरी घाटियों का निर्माण किया है। इन घाटियों को क्या कहा जाता है? बीहड़ रेवाइंस भी कहा जाता है। चंबल नदी के द्वारा निर्मित गहरी घाटियों को बीहड़ कहा जाता है। यह बीहड़ डाकुओं की शरणास्थली यह बीहड़ डाकुओं की शरणास्थली के रूप में भी क्या है? कुख्यात है। ठीक है, यहां पर क्या थे? डाकू अपनी शरण लेते थे। ठीक है, तो यह चीज ध्यान दीजिएगा। यह प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बीहड़ किस नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है? चंबल नदी से संबंधित है। कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृतियों के लिए कुख्यात है? तो कौन सी नदी? चंबल नदी कुख्यात है। डाकुओं की शरणास्थली किसको कहा जाता है? चंबल नदी के बीहड़ों को कहा जाता है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अतिरिक्त एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर जिले में पाया जाता है। राजस्थान में बीहड़ का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है? सवाई माधोपुर जिले में पाया जाता है। और बीहड़ क्या होते हैं? चंबल नदी के द्वारा निर्मित किसको? गहरी घाटियों को बीहड़ कहा जाता है। जब हम चंबल नदी के समापन की बात करते हैं तो चंबल नदी का समापन कहां पे होता है? मुरादगंज। मुरादगंज कहां पर है? इटावा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुरादगंज नामक स्थान पर, जो इटावा उत्तर प्रदेश में, यहां पर चंबल नदी क्या करती है? यमुना से
मिल जाती है। इस प्रकार से चंबल नदी का क्या होता है, राजस्थान में प्रवाह संपन्न होता है। प्रवेश कहाँ से किया, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश किया। 965 कुल लंबाई है। राजस्थान में लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर। 6 जिलों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर में प्रवाहित होते हुए कहां पर, मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यमुना से मिल जाती है। तो यह हमारी चंबल नदी के क्या है, प्रमुख तथ्य हैं। अब हम इनको एक मैप के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान में चंबल नदी बहती है और किस प्रकार से इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम चंबल नदी को मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, चंबल नदी की जब हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, जनापाओ की पहाड़ियां। कहां पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जनापाओ की पहाड़ियों से क्या होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। यह चंबल नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, कहां पर, चंबल नदी चौरासीगढ़ कहां पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले कहां पर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। और मध्य प्रदेश में इसका उद्गम कहां से पढ़ा हमने, जनापाओ की पहाड़ियों से पढ़ा। ठीक है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करने के पश्चात यह राज्य के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर। किन किन जिलों में प्रवाहित होती है, तो 6 जिलों में प्रवाहित होती है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती है। चौरासीगढ़ से प्रवेश करने से के पश्चात थोड़ा सा आगे जाते ही भैंसरोडगढ़ से पहले, ठीक है, भैंसरोडगढ़ नामक स्थान से पहले चंबल नदी पर क्या है, चूलिया जल प्रपात। ठीक है, कौन सा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात है। और यह चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके पश्चात यहां पर जैसे ही चूलिया जलप्रपात से नदी आगे बहती है तो भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर इससे आकर मिलती है बामनी नदी। ठीक है, बामनी नदी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से ही इसका क्या होता है, उद्गम होता है और भैंसरोडगढ़ के पास आकर ये इससे मिल जाती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से थोड़ा आगे जाने के पश्चात आता है कोटा और कोटा तक पहुंचते पहुंचते इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, तो चंबल नदी पे कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। इनका क्रम याद रखिएगा, सबसे पहले गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर तथा फिर कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर बांध जल भराव की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है। सर्वाधिक जल भराव क्षमता किस बांध की है, तो राणा प्रताप सागर बांध की क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, कोटा से आगे जाने पर बूंदी जिले के केशवराय पाटन नामक स्थान पर, कौन से, केशव राय पाटन नामक स्थान पे इसके पाट की चौड़ाई क्या हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है। यहां पर देख सकते हैं आप कि बूंदी जिले के केशवराय पाटन नामक स्थान पर इसके पाट की क्या है, चौड़ाई सर्वाधिक
हो जाती है। ठीक है, कोटा जिले में ही नोनेरा नामक स्थान पर इससे काली सिंध नदी आकर मिलेगी। काली सिंध नदी क्या होती है, झालावाड़ जिले से प्रवाहित होगी, फिर बारां से होकर कोटा जिले के नोनेरा नामक स्थान पर इससे मिल जाती है। ठीक है, बूंदी के बाद ये जाएगी सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट नामक स्थान पर इससे आकर मिलती है बनास नदी। ठीक है, यहां पर ये क्या करते हैं, त्रिवेणी संगम का निर्माण करेंगी। ठीक है, बनास, चंबल और तीसरी नदी आकर मिलेगी सीप नदी। ठीक है, इसके पश्चात सवाई माधोपुर में थोड़ा आगे जाने पर पलिया नामक स्थान पर इससे आकर मिलती है पार्वती नदी, और उसके पश्चात पलिया कहां पर, सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर में पिनाहट नामक स्थान के मध्य ये क्या बनाती है, अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है। कितनी, 241 किलोमीटर। ठीक है, 241 किलोमीटर अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण करती है। पलिया जो सवाई माधोपुर में है, यहां से लेकर पिनाहट जो धौलपुर में है, इसके मध्य करती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा चंबल नदी में, कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है, 135 किलोमीटर। ठीक है, धौलपुर के पश्चात यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश में मुरादगंज नामक स्थान पर, इटावा उत्तर प्रदेश में मुरादगंज नामक स्थान पर यह किससे मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है। इस प्रकार से हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में पहली नदी चंबल नदी समाप्त होती है। ठीक है, इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं हमने देख लिए कि इसका प्रचलित नाम क्या है, चरमण्यवती, और राजस्थान की कामधेनु इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। किस राज्य से पृथक करती है, मध्य प्रदेश से पृथक करती है। ठीक है, पलिया से लेकर पिनाहट धौलपुर के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, इसके पाट की सर्वाधिक चौड़ाई केशवराय पाटन में है, बूंदी जिले में। 4 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बैराज 84 गढ़ के निकट से क्या करती है, राज्य में प्रवेश करती है। उद्गम कहाँ पे पड़ा हमने, जनापाओ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कहाँ पर 84 गढ़ से थोड़ा आगे और भैंसरोड गढ़ से थोड़ा पहले बनाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान में 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर। कुल लंबाई 965 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर। ठीक है, अगली कक्षा में हम इसकी सहायक नदियां बामनी, काली सिंध, पार्वती, बनास, इनको क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।